हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूज़ुअल आपका स्वागत करता हूँ नितिन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हमेशा की तरह आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 जुलाई 2020 के द हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस। तो इसमें देखिए कि आज जो चर्चा का विषय है वो है क्या, ऑन द लूज़। यहाँ पर गवर्नर की बात की जा रही है और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात की जा रही है। और इसमें विषय वस्तु है क्या वो देखते हैं। कहा जा रहा है ऑन द लूज ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नर जयदीप धनखड़। तो जयदीप धनखड़ की बात की जाए जो कि पश्चिम बंगाल के क्या हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। वो मतलब एक तरीके से खुली छूट अपने आप को दे रहे हैं और संवैधानिक जो मर्यादा है और संवैधानिक जो सीमाएं हैं उससे कहीं परे जाके भी काम कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है इन वेस्ट बंगाल द गवर्नर मस्ट नॉट स्ट्रे फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो जो राज्यपाल हैं और उनको जो संविधान के हिसाब से कर्तव्य सौंपे गए हैं, तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर को कहीं भी उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ रिमेन्स इन द स्पॉटलाइट एंड देयर इज़ एवरी रीज़न टू बिलीव दैट ही वांट्स इट दैट वे। तो वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं जयदीप धनखड़, वो हमेशा ही चर्चा में बने हुए हैं और बहुत कारण बनता है इस चीज़ का कि वो हम विश्वास करें कि वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इसी रूप में बने रहना चाहते हैं। ऑन मंडे ही मेट होम मिनिस्टर अमित शाह विथ ए लिटेनी ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट द ममता बनर्जी गवर्नमेंट एस्पायरिंग हिम ऑफ अलार्मिंग क्लिफ एज गवर्नेंस सिचुएशन इन द स्टेट। तो मंडे को, सोमवार को वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मिले और बहुत सारे कंप्लेन के साथ मिले, किसके, ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उनके अगेंस्ट में। और उनको बताया कि कैसे वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है उस राज्य में काफ़ी अलार्मिंग स्थिति में पहुँच चुकी है और जो चीज़ें हैं वो हैंग इन द बैलेंस, कहने का मतलब बहुत ही परिस्थितियाँ वहाँ पर क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बकौल जयदीप धनखड़ की यदि बात की जाए तो। नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि बिफोर द मीटिंग ही सेड इट वाज ए पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 159। अब देखिए आर्टिकल 159 को समझिए। इसके अंदर ये व्यवस्था है कि जो संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जब कोई राज्यपाल जो शपथ लेता है वो शपथ के बारे में जो शब्दावली है, जो लैंग्वेज है वो दी गई है। और इसमें ये समझिए कि ये शपथ कौन दिलवाता है किसी भी राज्य के राज्यपाल को, तो उस राज्य के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता, मुख्य न्यायाधीश होता, वो दिलवाता है। और उनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट या वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। तो उन्होंने मीटिंग से पहले ये कहा कि भाई आर्टिकल 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है और इनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो संविधान को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, यानी कि उसको अक्षुण्ण बना के रखें और उसको रक्षित करें। इंडीड द गवर्नर हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू परफॉर्म बट मिस्टर धनखड़ अपीयर्स इंथुजियास्टिक टू स्ट्रेस हिज मैंडेट ऑल द टाइम। सही मायने में ये कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं उनको एक संवैधानिक क्या दी गई है, भूमिका दी गई है, वो उस भूमिका को अदा करते रहें। लेकिन वहाँ से धनखड़ की यदि बात की जाए तो वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं और कहीं ना कहीं वो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो दायरा तय किया गया है उससे परे जाने की बात करते हैं या उस दायरे को विस्तारित करने की बात करते रहते हैं। उनके कर्मों से ऐसा लग रहा है। ड्यूरिंग द मीटिंग ही ब्रीफ्ड Home Minister on the state rampant corruption and the nepotism, alarming COVID-19 situation and worrisome and dangerously deteriorating law and order situation। तो अपने इस मीटिंग के दौरान जो उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो उसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर जो बहुत हर जगह फैली हुई जो
भ्रष्टाचार है और भाई भतीजावाद है, और ख़ास करके कोविड-19 की सिचुएशन की बात अभी कुछ दिन पहले ये भी चर्चा रही थी कि अम्फन जो तूफान आया था और उसके कारण से रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो वर्क किया गया, राहत और बचाव का जो काम किया गया, उसमें भी पार्टी के कैडर जो हैं तृणमूल कांग्रेस के खास करके वो क्या कर रहे हैं कि उस राहत बचाव कार्य के जो पैसे हैं उसको अपने को मतलब निर्देशित कर दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के, बल्कि बीजेपी के और जो सीपीआईएम है उसके भी जो कार्यकर्ता हैं वो, तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जो करप्शन है वो काफ़ी डीप रूटेड है, क्लियर। और वो चीज़ अभी अम्फन तूफान के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के जो पैसे हैं उसमें उसका जो जिस ढंग से आवंटन किया गया उसमें भी दिख गया। तो इस बात की भी चर्चा की और साथ में ये बताया कि कोविड-19 का सिचुएशन जो है वहाँ पर काफ़ी अलार्मिंग है, और साथ में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या हो चुकी है, काफ़ी चिंताजनक हो चुकी है और काफ़ी खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। This is an overreach of authority done without finances। तो कहा जा रहा है कि ये अपने अधिकार क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं, उससे परे जा रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक जो टैक्टिक होना चाहिए उस टैक्टिक्स को भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Beside his incessant war of nerves with Miss Banerjee, Mr. Dhankar has ended up in confrontation with the vice chancellors, students and Trinamool Congress leader during his 1-year tenure। तो इनकी जो लड़ाई है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तो लगातार चल ही रही है, और साथ में एक तरीके से इनका जो कन्फ्रंटेशन हुआ है, मतलब एक तरीके से लड़ाई इनकी जो है वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। अब आपको ये पता होना चाहिए या होगा भी कि जो गवर्नर होते हैं किसी भी राज्य के चांसलर होते हैं और अलग अलग जो वाइस चांसलर होते हैं उनके अधीन काम करते हैं, एक तरीके से कम संवैधानिक रूप से देखा जाए तो इनकी लड़ाई वाइस चांसलर से भी हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस के जो नेताओं के साथ भी हो सकी है, वो भी सिर्फ 1 साल का इनका क्या हुआ है, अभी टेन्योर हुआ है, कार्यकाल हुआ है। He has also shown a proclivity to the unrestrained in the media interaction including the frequent Twitter posts। proclivity देखिए, प्रो का मतलब के लिए और क्लिव का मतलब झुकाव से और इटी का मतलब स्थिति से। तो प्रोक्लिविटी क्या होगी कि ऐसी स्थिति जिसमें आप किसी एक तरफ झुकाव करें। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो कहा जा रहा है कि उनका जो झुकाव रहा है मीडिया के तरफ लगातार ही बना रहा हुआ है, उसमें कोई वो अंकुश नहीं लगा रहे हैं, और ख़ास करके लगातार ट्विटर का पोस्ट भी कर रहे हैं। ही मस्ट रिमेंबर दैट ही इज़ नॉट एन अपोजिशन पॉलिटिशियन इन द वेस्ट बंगाल। तो ध्यान देने लायक बात है कि उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वेस्ट बंगाल में कोई अपोजिशन के लीडर नहीं है, ठीक है, विपक्ष के नेता नहीं है, कि जिस ढंग से वो अपने दायरे को लांघ भी जाते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। हिज ओपिनियन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंटरेक्शन विद इट मस्ट बी circumscribed by a well established precedent and should draw a strength from the constitution, he repeatedly calls to his defense। तो राज्य सरकार के बारे में जो उनकी राय है और उसके साथ जो इनकी इंटरेक्शन है या बातचीत है उसको यदि देखा जाए तो जो पुरानी परंपरा है उसके हिसाब से जो दायरे तय किए गए हैं उससे कहीं परे जाते हुए है, और साथ में बार बार वो क्या करते हैं, संविधान में उनको मिले हुए, उनके पद को मिले हुए अधिकार की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, जबकि वो ट्विटर पे या राज्य सरकार को कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। नो डाउट देयर आर कंसर्न रिगार्डिंग गवर्नेंस इन द स्टेट। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट बंगाल में जहाँ तक अभिशासन का सवाल है, शासन चलाए जाने का सवाल है, ठीक है, तो वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसके बारे में चिंताएं हैं। Miss Banerjee is combative politician but her administrative talents have not matched up to the crisis of the pandemic। तो एक बात आप और हम समझे कि जहाँ तक बनर्जी का सवाल है, ठीक है, ममता बनर्जी का सवाल है, वो हमेशा ही आक्रामक रहती हैं, एक आक्रामक राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक कौशल है, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में कहा जाए तो प्रसंगत हो चुका है,
ठीक है, इसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि वो ये कोविड-19 के महामारी के सिचुएशन को अच्छे से संभाल नहीं पाई हैं। West Bengal has been slow in response. Political violence, gruesome crimes and allegation of police partisanship requires the Chief Minister personal attention. अब देखो कि वेस्ट बंगाल की यदि बात की जाए तो कोविड-19 के सिचुएशन में वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी काम होना चाहिए उसमें काफ़ी देरी हुई। राजनीतिक हिंसा होती है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा मतलब हीनियस क्राइम कह सकते हैं, घृणित अपराध होते हैं, और साथ में पुलिस के ऊपर भी ये प्रश्न उठता रहा है कि वो किस एक पक्ष में है, काम करते हैं, खास करके तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को बचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनको क्या करना चाहिए, अपना व्यक्तिगत ध्यान इन मुद्दों पे देना चाहिए। बट ऑल दिस कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर गवर्नर टू रैंडमली ऑफर हिज ओपिनियन पब्लिकली। लेकिन ये बात अपनी जगह है, लेकिन यदि गवर्नर की बात की जाए तो उसका उनके अपने संवैधानिक दायरे हैं, ठीक है, पीछे से परंपरा है, उन परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। उनको इस कारण से अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो लोगों के बीच अपनी राय को, अपनी व्यक्तिगत राय को जैसे और जब मर्जी हो रख सके। His behavior cannot be seen delinked from the BJP's obsession of winning the West Bengal, which goes to the polls in less than a year. अब देखिए कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक साल के अंदर अंदर क्या होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। और जिस ढंग से जगदीप धनखड़ की बात की जाए, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, तो उनका जो व्यवहार रहा है, उनका व्यवहार से ये नहीं लगता है कि वो अपने आप को बीजेपी से दूर कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं, जुनून है कि कैसे भी बीजेपी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या करे, सरकार बना ले। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, ये जो ओपिनियन रखी गई है वो द हिंदू के एडिटोरियल में रखी गई है, बस मैं उसी राय को रख दे रहा हूँ आपके सामने। नाउ द बैटल ऑफ 2021 will be fiercely fought and if the past is anything to go by, potentially ugly too. अब 2021 की जो विधानसभा की जो लड़ाई होने जा रही है वो काफ़ी कठिन लड़ाई होगी, और यदि हम पास्ट में जाएं, यदि देखें कि पहले क्या हुआ है इस जगह पे, तो ये बड़ा ही कुरूप हो सकता है। मतलब ये लड़ाई जो है बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पे भी हो सकती है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं मतलब इस एडिटोरियल के पीछे है। नाउ द CBI एंड इवन द इलेक्शन कमीशन विच इज़ एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैव टू रिमेन अबव द पॉलिटिकल फ्रे। अब CBI की बात की जाए, ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, ये सारे के सारे क्या है, स्वायत्त संवैधानिक निकाय हैं, और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई से क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं। गवर्नर हैव कम टू असिस्ट द बीजेपी इन अदर स्टेट टू। अब जहाँ तक राज्यपालों का सवाल है तो बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलता रहा है, गवर्नर के द्वारा सहायता की जाती रही है, और दूसरे राज्यों में भी। in upending the constitutional status of Jammu Kashmir, in swearing in the government of party in the Maharashtra, I completely disregard the norms last year for instances. अब देखिए कहा जा रहा है कि चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म करना हो, ध्यान देना, या फिर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी की बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर जैसे बीजेपी के लीडर को जिस ढंग से बहुमत ना होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी गई, और फिर रातों रात जो वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन था उसको वापस ले लिया गया, और बिना कैबिनेट के मीटिंग के और सेक्शन 12 का प्रयोग किया गया, ठीक है। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल ड्यूटीज़ एक्ट जो है 1961 उसके हिसाब से। तो देखिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मतलब गवर्नर हमेशा से ही बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी से शासित ना राज्य हो, दोनों ही स्थिति में क्या कर रहे हैं, बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। It is possible that Mr. Dhankar trying to be more loyal than the king, but the pattern of interference by the
सेंटर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट रेजेस अदर लेजिटिमेट कंसर्न। और ये हो सकता है कि धनखड़ जो है ठीक उसी ढंग से अपनी वफादारी दिखा रहे हैं जिस ढंग से कि राजा के प्रति लोग वफादारी दिखाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो मतलब एक तरीके से टांग अड़ाया जा रहा है राज्य सरकार के कामकाज में, ठीक है, ये दूसरी वैधानिक चिंताओं को भी उठाता है। He must therefore roll back his rhetoric। rhetoric क्या होती है कि एक ही चीज़ को बार बार कही जाए और उसमें गंभीरता की कमी हो तो उसको rhetoric कहते हैं। तो उनके द्वारा जो rhetoric की जा रही है धनखड़ जी के द्वारा, वो उसको जरूर से वापस लें। द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर मस्ट नज हिम टू स्टे विद इन हिज कंस्टिट्यूशनल सर्कमस्क्राइब्ड फंक्शंस। देखिए नज का मतलब क्या होता है, वैसे तो लिटरल मीनिंग होता है कोहनी मारना, जिससे कि इशारा करना, ठीक है, लिटरल मीनिंग। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हैं जरूर से उनको ये कहें, इशारा करें कि देखिए आपका जो संवैधानिक दायरा है उस दायरे में रहते हुए आप क्या करें, कार्य करें। अब देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो वैक्सीन के ट्रायल से संबंधित है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आप ये देखिए कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, ओके देखिए इसमें समझिए कि 5 स्टेज होते हैं कुल। सबसे पहला क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इज, पहला स्टेज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्लियर। इसके बाद मतलब इसमें अनुसंधान वगैरह की जाती है। और दूसरा स्टेज होता है जिसमें 6 से 8 महीने का वक्त इन जनरल लग जाता है। कितने महीने का, 6 से 8 महीने का वक्त इन जनरल लग जाता है। और ये प्री क्लिनिकल स्टेज होते हैं जिसमें कि कभी चूहों पे, शुअर पे, खरगोश पे, इन चीज़ों पे क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है हमारा वो प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज कहने का ये मतलब होता है कि इसमें भी कम से कम 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, ये बात समझिए इन जनरल। इसके बाद इस स्टेज के 3 सब स्टेज हैं, क्लियर। सबसे पहले R&D की गई, उसके बाद 6 से 8 महीने का प्री क्लिनिकल स्टेज है, और उसके बाद जो क्लिनिकल स्टेज है उसमें ह्यूमन के ऊपर क्या किया जाता है, ट्रायल किया जाता है। और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, सबसे पहले छोटे से समूह के ऊपर। फिर क्या होता है, इसमें भी जो दूसरा सब स्टेज है उसके अंदर सैकड़ों लोगों पे किया जाता है। और तीसरे सब स्टेज में क्या किया जाता है, हज़ारों लोगों पे इसकी क्लिनिकल ट्रायल की जाती है। अब जब ये क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाता तो इसके बाद जो हमारा स्टेज है वो आता है स्टेज 4। और स्टेज 4 की यदि बात की जाए तो ये रेगुलेटरी स्टेज है। क्या है, रेगुलेटरी स्टेज है। मतलब यहाँ पर रेगुलेशन के लिए जो कुछ भी इनके पास जो डेटा इकट्ठे हुए, जो कुछ भी इन्होंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में किया था, तो वो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जो रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, उसके पास लाइसेंस देने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। और इस स्टेज में तकरीबन 10 महीने का इन जनरल वक्त लग जाता है। और फिर लास्ट स्टेज जो होता है हमारा वो क्या होता है कि स्टेज 5, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। और यहाँ पर कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू होता है टीके का, और फिर जाके डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो देखिए बहुत बार तो इस वैक्सीन को बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल। लेकिन कोविड-19 का जो सिचुएशन है काफ़ी मतलब परेशान करने वाली स्थिति है। इसके कारण से लाखों लोग मारे गए हैं और लाखों लाख इससे क्या है, प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब एक रेस सी है कि कितनी जल्दी क्या किया जाए, वैक्सीन को डेवलप किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि क्या हो सके कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, और लोग इस बीमारी से, इस कोविड-19 वायरस से पीड़ित ना हो। मोटे तौर से ये बैकग्राउंड है। और अब समझिए कि इस एडिटोरियल में क्या दिया गया कि कॉशस ऑप्टिमिज्म ऑन द रेस फॉर द वैक्सीन गैदर पेस। तो जो आशा तो है, लेकिन इसमें सतर्कता भी होनी चाहिए। और जो रेस है वैक्सीन बनाने की, जो दौड़ है, वो उसमें तेज़ी आई है। एज द रेस फॉर द वैक्सीन गैदर स्पेस, द फॉलो अप पीरियड शुड नॉट बी शॉर्टेंड। तो कहा जा रहा है चूँकि रेस जो है वैक्सीन बनाने का,
ठीक है, उसमें तेज़ी आई है, लेकिन फॉलोअप पीरियड जो है उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। यानी कि देखिए, जो ये थर्ड स्टेज है और फोर्थ स्टेज है, इसमें जो समय लगता है उसको कम नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं कि इसके जो सब स्टेजेस हैं उसको आप छोड़ दें, यानी कि कुछ लोगों से फिर सैकड़ों तक और सैकड़ों से हज़ारों तक, ऐसा नहीं कि सीधे हज़ारों तक आप इस चीज़ को पहुंचा दें। नाउ, तो with the novel coronavirus continuing to spread across the continent, the race to find the effective drugs and vaccines has been progressing at the blistering pace। तो जो नोवेल कोरोना वायरस है, ये किसी भी महादेश में चली जाए, अब तो अफ्रीका भी इससे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे प्रभावित होने जा रहा है, जो कि अभी अब खबरें आने जा रही है। तो सारे के सारे महादेश इससे मतलब पीड़ित हैं, ठीक है। तो एक प्रभावी दवा के लिए एक दौड़ जारी है, खास करके वैक्सीन बनाने की जारी है, और ये मतलब एक प्रतिस्पर्धा जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है जलाने वाला, ठीक है। तो देखिए, नेवर बिफोर हैव कैंडिडेट वैक्सीन्स बीन डेवलप्ड फ्रॉम ए स्क्रैच, टेस्टेड ऑन एनिमल, कम्प्लीटली अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑल अंडर 6 मंथ। तो कहा जा रहा है कि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, प्री क्लिनिकल ट्रायल हो और क्लिनिकल ट्रायल हो। ये 3 स्टेज, जो पहले 3 स्टेज जो हैं वो क्या 6 महीने के अंदर हो जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। If normally candidate vaccine take at least a few years to reach the stage of clinical evaluation। तो कहा जा रहा है कि इससे पहले क्या होता था कि क्लिनिकल स्टेज पे आने से पहले वर्षों लग जाते थे, कुछ वर्ष तो लग ही जाते थे। Some experts are cautiously optimistic that by the end of the year or early 2021, the world might know if one or more vaccines are safe, effective and vaccines might even become available। तो देखिए कि कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनकी ये राय है, ठीक है, और बड़ा ही सतर्कता के साथ वो थोड़े आशावादी हैं और कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक या 2021 के शुरुआत में दुनिया को ये पता चलेगा कि जो टीका है वो कितना सुरक्षित है, प्रभावी है, और ये टीका क्या लोगों को उपलब्ध भी हो पाएगा। इवन इन केस ऑफ द एबोला वैक्सीन टेस्टेड ड्यूरिंग द 2014 outbreak in China, research and animal studies has been conducted prior to the outbreak। क्लियर। तो कहा जा रहा है एबोला वैक्सीन के बारे में भी यदि बात की जाए तो 2014 में, जो कि जीना अफ्रीका से फैला, तो जो रिसर्च की गई, जो अनुसंधान की गई और जो एनिमल स्टडीज़ की गई, ठीक है, जो सेकेंड स्टेज की यदि बात की जाए, प्री क्लिनिकल ट्रायल की बात की जाए, तो वो वहाँ पर इबोला वैक्सीन के आउटब्रेक से पहले कर ली गई थी, जब बड़ी संख्या में इबोला से लोग पीड़ित होने लगे थे। उससे पहले ये स्टेज पूरा किया जा चुका था। H1N1 वैक्सीन के मामले में यदि कहा जाए, जो कि इन्फ्लुएंजा बेस तकनीकी के आधार पे क्या किया गया, विकसित किया गया, ठीक है, और इसके कारण से बड़ी जल्दी ये विकसित हुआ, लेकिन इस जब तक पैंडेमिक पीक पे पहुंचता उससे पहले ये नहीं हुआ। मतलब चाहे वो इबोला वैक्सीन की बात हो या H1N1 वैक्सीन की बात हो, इन सबों में वक्त लगा है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के अंदर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज को क्लियर कर लिया हो। देखिए, अब कहा जा रहा है बट इन द केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस 24 वैक्सीन्स आर ऑलरेडी इन द क्लिनिकल इवेल्यूएशन, अनदर 142 इन द प्री क्लिनिकल इवेल्यूएशन स्टेज। तो जहाँ तक नोवेल कोरोना वायरस की बात है, तो 24 जो वैक्सीन कैंडिडेट है, वैक्सीन कैंडिडेट मतलब जो प्रयोग किया जा रहा है वैक्सीन का, और जो आगे होके वैक्सीन हो सकता है उसको वैक्सीन कैंडिडेट करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में समझिए, क्लियर। तो ये ऑलरेडी क्लिनिकल इवेल्युएशन हो चुकी है, इसकी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, क्लिनिकल इवेल्युएशन हो चुकी है, और 142 ऐसे हैं जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं, यानी कि सेकेंड स्टेज में है। 24 थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं और 142 कहिए तो सेकेंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। With most countries managing to only flatten the curve, the possibility of new surge cannot be dismissed।
देखिए रोकथाम करके जैसे भी करके, अभी तो इलाज हुआ नहीं है, इसका इलाज कुछ निकला नहीं है एक तरीके से यदि कहिए तो इसका रोकथाम किया जा सकता है। और कुछ देशों ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद अधिक से अधिक क्या किया है, कर्व को फ्लैटन कर लिया है, यानी कि वैक्सीन से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, ध्यान देना। लेकिन फिर से ये उठ के खड़ा हो और फिर से लोग संक्रमित हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देयर इज ए ओवरवेलमिंग एविडेंस दैट द प्रोटेक्शन एंड द हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू वैक्सीनेशन। और देखिए कि बहुत ज़्यादा ये जो आंकड़े हैं, सबूत हैं, ठीक है, उससे ये पता चलता है कि जो बचाव है और जो सामुदायिक यदि प्रतिरक्षा की बात की जाए, सामुदायिक प्रतिरक्षा कहने का मतलब जो मास स्केल पे या समुदाय के स्तर पे लोग क्या हों, इससे इन्फेक्टेड हों, पीड़ित हो जाएं, संक्रमित हो जाएं, और उसके बाद फिर क्या करें वो मतलब उनके शरीर में एंटीबॉडी बने और फिर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, सिंपल भाषा में समझे इस चीज़ को। लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा 60 to 70% लोगों के संक्रमित होने के बाद ही ऐसा होता है। तो कहा यह जा रहा है कि जो हर्ड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन जो है वो यदि कहा जाए तो सही मायने में टीकाकरण से ही हो सकता है। वन कैंडिडेट वैक्सीन डेवलप्ड बाय चाइना यूजिंग ए रिकॉम्बिटेंट कॉमन कोल्ड वायरस adenovirus as a vector to ferry the genetic material from coronavirus was on the June 25 approved for the use exclusively by the military for 1 year। अब देखिए एक वैक्सीन का कैंडिडेट है जो कि चीन के द्वारा डेवलप किया गया और जिसमें ठीक है रिकम्बिटेंट कॉमन कोल्ड वायरस यानी कि एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर क्या होता है, जो संक्रमण को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का फैलाता था। और इस चीज़ का प्रयोग जो है मिलिट्री के ऊपर अगले 1 साल में किया जाएगा, जिससे कि देखा जाएगा एफिशिएंसी और एफिकेसी को, यानी कि जो ये कितना कुशलतापूर्वक काम करता है ये टीका, और साथ में इसकी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता क्या है। The approval was based on the limited safety and efficacy result from phase 1, phase 2 trial and phase 3 trial for vaccine efficacy safety as yet to begin। तो कहा जा रहा है कि ये जो अप्रूवल या अनुमति जो दी गई वो कुछ सीमित सुरक्षा के आधार पर प्रभाव उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो जो रिजल्ट मिला उसके आधार पर, वो भी कहाँ से, फेज़ 1 से और फेज़ 2 के ट्रायल से। लेकिन फेज़ 3 का ट्रायल जो है, जो कि क्लिनिकल स्टेज है, और उसमें तो इसकी क्षमता को और इसकी क्षमता को और टीका के प्रभाव उत्पन्न करने की जो बात है उसको अभी भी जांचा परखा जाना बाकी है। As per the preliminary result, the Oxford University vaccine which uses the adenovirus has found to be safe and immunogenic in the phase 1 and 2 trial। अब देखो जो शुरुआती जो रिज़ल्ट आई है, प्रारंभिक जो आप कह सकते हैं रिज़ल्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन जिसमें कि एडिनो वायरस का प्रयोग किया गया, उसको क्या सुरक्षित भी पाया गया और इम्यूनोजेनिक पाया गया। देखिए इम्यूनो का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, जेन का मतलब उत्पत्ति और इक का मतलब स्थिति, ध्यान देना। तो इम्यूनोजेनिक कहने का ये मतलब है जो कि प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने की स्थिति में हो, तो इसको सुरक्षित भी पाया गया और प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की स्थिति में भी पाया गया। खास करके फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल की बात की जाए ना। अब फेज़ 3 ट्रायल इज़ अंडर वे और फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो चल रहा है, ठीक है। और अभी कल ही इंडिया के जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनके सीईओ ने कहा है कि यदि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला वैक्सीन या टीका जो मतलब फेज़ 3 को भी क्लियर कर लेता है तो हम नवंबर-दिसंबर के आसपास करीब मतलब 2.5 करोड़ वैक्सीन बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये मतलब फेज़ 3 ट्रायल को क्लियर कर पाए, समझिए। तो ये अभी चल ही रहा है। US बेस्ड कंपनी अलॉन्ग विद NIAID, NIAID का मतलब क्या है, वहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट की एक कंपनी है और जो NIAID के साथ मिल के काम कर रही है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि फाउंड इट्स वैक्सीन दैट यूजेस मैसेंजर RNA प्लेटफॉर्म टू बी सेफ एंड इम्यूनोजेनिक इन द फेज़ 1 ट्रायल, ठीक है। तो उसमें ये पाया गया फेज़ 1 ट्रायल के अंदर
कि जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एक ऐसा आरएनए जो कि रेप्लिकेट करता, मतलब उस एक तरीके से फोटोकॉपी बनाता, ठीक है, आप समझ लीजिए, और रेप्लिकेट करता। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया और पाया गया कि नहीं, ये सुरक्षित है। अब फेज़ 3 ट्रायल इज़ बिगेन लेटर दिस मंथ, और तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो इस महीने के अंत में होना है। Interim results show that another vaccine candidate using the messenger RNA platform is safe and immunogenic in the phase first and second। और जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसमें ये पाया गया कि पहले चरण और दूसरे चरण का जो ट्रायल है उसमें इस मैसेंजर आरएनए वाले जो वैक्सीन है, ये पाया गया है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर ये सुरक्षित भी है और प्रतिरक्षा को भी क्या करता है, बेहतर करता है। 2 Indian companies to have human clinical trials, there is thus cause for cheer। और भारत की 2 कंपनियां जो हैं वो भी क्या है, ठीक है, किस में है, 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पे पहुंच चुकी है। और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। However, note of caution is also in order, लेकिन साथ में हमें सतर्कता भी अपनाने की ज़रूरत है। Past experience with the vaccines development for the 2 coronavirus, SARS and MERS, have shown that vaccines are exacerbated lung disease either directly or as a result of antibody dependent enhancement। अब देखिए कि इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। इसमें देखिए कि पुराना जो हमारा अनुभव है, ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट के मामले में, चाहे वो सार्स हो या मर्स हो, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की यदि बात की जाए और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात की जाए, इन दोनों की स्थिति में ये पाया गया है कि ये क्या करता है, जो फेफड़े की बीमारी है उसको और ज़्यादा जटिल बनाता है, चाहे तो सीधे तौर से या फिर क्या करता है कि एंटीबॉडी डेवलपमेंट के कारण से क्या हो सकती है कि परेशानी ज़्यादा हो सकती है। Thus, the compulsion to rigorously monitor safety profiles of the candidate vaccine cannot be overemphasized। तो ये कहने की बात नहीं है, मतलब ये अपने आप में समझा जा सकता है कि जो कैंडिडेट वैक्सीन है उसके सुरक्षा से संबंधित जो उसके प्रोफाइल हैं, जो जानकारी वगैरह है, उसके ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। एफर्ट्स टू एक्सेलरेट क्लिनिकल ट्रायल्स शुड नॉट रिलाई ऑन शॉर्टनिंग द फॉलोअप पीरियड। देखिए, जो कोशिश है कि क्लिनिकल ट्रायल को में तेज़ी लाई जाए, यानी कि ह्यूमन वाला जो हिस्सा है जो ट्रायल का, यानी कि फेज़ 3 की, उसमें तेज़ी लाई जाए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉलोअप एक्शन जो उस ट्रायल में क्या हुआ, क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह हुए या नहीं हुए, जो कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब चरण कहा जा सकता है, मतलब वो कम नहीं किया जाना चाहिए। बट पुट इन प्लेस प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द ट्रायल्स टू सीमलेसली ग्रेजुएट फ्रॉम वन फेज़ टू अनदर। लेकिन साथ में ऐसी नियमावली बनाई जानी चाहिए जिससे कि बिना रुकावट के, बिना परेशानी के ये वैक्सीन या टीका एक चरण से दूसरे चरण में पहुंच सके। दिस इज एन एसिड टेस्ट फॉर द वैक्सीन साइंस एंड डेवलपमेंट एंड आउटकम्स विल हैव ए फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज आइदर वे। तो कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का लिटमस टेस्ट है टीकाकरण का जो विज्ञान है उसके लिए और टीका के विकास के लिए, और जो रिज़ल्ट होगा ना, इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम होंगे। चाहे तो आप जो वैक्सीन साइंस की बात कर लीजिए या फिर ह्यूमन के ऊपर जो प्रभाव डाल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19 की यदि बात की जाए, तो दोनों ही स्थिति में ये फ़ायदेमंद होगा और साथ में क्या होगा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल था। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने और अपनों का ख्याल इस कोविड-19 की स्थिति में ज़रूर रखें। मास्क पहन के ही बाहर निकलें और जितना हो सके एहतियात बरतें, और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ओके, so take care, God bless all of you. Okay, I will meet you again tomorrow for this
हिंदू एडिटोरियल। टेक केयर।